नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर नाम का एक व्यक्तिपरक निबंध पढ़ा था। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़े गए निबंध से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे और यह देखेंगे कि हमने इस पाठ से अपनी कितनी समझ विकसित की है। तो आइए हम प्रश्न उत्तर देखें। स्क्रीन पे बच्चों आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर गद्य की कौन सी विधा है? सही उत्तर है व्यक्तिपरक निबंध। हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर नामक निबंध के लेखक कौन हैं? क्या होगा उत्तर? चलिए देखते हैं। सही उत्तर है कुमार गंधर्व। तीसरा प्रश्न है, कुमार गंधर्व का जन्म कब हुआ? याद है आपको? हमने इसे परिचय में पढ़ा था। चलिए उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है 8 अप्रैल 1924। चौथा प्रश्न है, कुमार गंधर्व का निधन कब हुआ? आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है 1992 ईस्वी। कुमार गंधर्व का निधन 1992 ईस्वी में हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पांचवा प्रश्न है, कुमार गंधर्व का जन्म स्थान कहाँ है? सही उत्तर होगा ग्राम सुलेभावी, जिला बेलगांव, कर्नाटक। छठा प्रश्न है, कुमार गंधर्व का मूल नाम क्या था? आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है शिवपुत्र कोमकली। सातवां प्रश्न है, कुमार गंधर्व के पिता का नाम क्या था? उत्तर देखते हैं। सिद्ध रमैया कोमकली। आठवां प्रश्न है, कुमार गंधर्व का निवास स्थान कहाँ है? बच्चों, इससे पहले के प्रश्न में हमने पूछा था कि जन्म स्थान कहाँ है। इस प्रश्न पर हम ध्यान देंगे कि प्रश्न है कुमार गंधर्व का निवास स्थान कहाँ है। तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है देवास, मध्य प्रदेश। अब हम 9वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 9वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व के संगीत गुरु कौन थे? आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है प्रोफेसर B.R. देवधर एवं अंजनी बाई मालवेकर। दोनों संगीत गुरु थे कुमार गंधर्व के। चलिए अब हम 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व की प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? आइए उत्तर देखें। अनूप राग विलास। कुमार गंधर्व ने अनूप राग विलास नामक कृति की रचना की है। अब हम 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? उत्तर है कालिदास सम्मान, पद्म भूषण एवं डिलीट की उपाधि उन्हें प्राप्त थी। आइए अब हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व भारत सरकार की किस संस्था के सदस्य रहे? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है संगीत नाटक अकादमी के सदस्य। अब हम 13वां प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व किस प्रकार के गायक थे? उत्तर होगा भारतीय शास्त्रीय संगीत। भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक थे कुमार गंधर्व। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व का गायन किस शैली में है? उत्तर क्या होगा? आइए देखते हैं। हिंदुस्तानी शैली। कुमार गंधर्व हिंदुस्तानी शैली के गायक हैं। अब हम 15वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 15वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व को देव गायक गंधर्व का अवतार किसने माना अथवा
किसने कहा कि कुमार गंधर्व देवगायक गंधर्व के अवतार हैं? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है श्री गुरुकुल स्वामी। इन्होंने ही कुमार गंधर्व को कुमार गंधर्व नाम दिया। अब 16वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व ने कितने वर्षों तक महाराष्ट्र के संगीताचार्य B.R. देवधर से संगीत की शिक्षा ली? आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है 11 वर्षों तक। कुमार गंधर्व 11 वर्षों तक प्रोफेसर B.R. देवधर से संगीत की शिक्षा ली थी। अब हम 17वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 17वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व संगीत साधना से क्यों कट गए थे? आइए उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है सन 1947 से 52 तक लगभग 5 वर्ष तक अस्वस्थ रहने के कारण, उनकी अस्वस्थता के कारण ही वे संगीत साधना से कट गए थे। आइए अब हम 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व को बीमारी से उबरने में किसने मदद की? क्या होगा उत्तर? उत्तर है मालवा लोकगीत संगीत के गहन आकर्षण ने। मालवा लोकगीत संगीत के प्रति उनका इतना आकर्षण था कि उसकी रियाज करने के लिए वह प्रतिदिन अपनी बीमारी को भी भूल चुके थे, और यही कारण है कि कुमार गंधर्व मालवा लोकगीत संगीत के आकर्षण से अपनी बीमारी से आसानी से उबर गए। आइए अब हम 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व किस घराने से जुड़े हुए थे? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है ग्वालियर घराने से। बच्चों, यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए आप इसका उत्तर याद रखेंगे कि कुमार गंधर्व किस घराने से जुड़े हुए थे, तो ग्वालियर घराने से। 20वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व की निजी विशिष्ट शैली क्या थी? कहने का तात्पर्य है कि उनके गायन की जो निजी शैली थी वह क्या थी? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है शास्त्रीय और लोक शैली का मिश्रण। कुमार गंधर्व शास्त्रीय संगीतकार थे, किंतु उसमें लोक शैली का पुट मिलता है, इसलिए सही उत्तर होगा शास्त्रीय और लोक शैली का मिश्रण। आइए अब हम 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय संगीत का विकास कहाँ से हुआ है? चलिए उत्तर देखते हैं। लोक संगीत से। अभी अभी मैंने 20वां प्रश्न जो पूछा था वह इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है। कुमार गंधर्व शास्त्रीय संगीत का विकास लोक संगीत से मानते हैं। आइए अब हम 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न है, संगीत क्षेत्र के परंपरावादी लोग उन्हें किस रूप में देखते थे? यहाँ उन्हें से तात्पर्य है कुमार गंधर्व से। चलिए देखते हैं सही उत्तर। परंपरा भंजक विद्रोही के रूप में। चूँकि कुमार गंधर्व परंपरा से हटकर गायन शैली करते थे, यही कारण है कि संगीत क्षेत्र के परंपरावादी लोग उन्हें परंपरा भंजक विद्रोही के रूप में मानते थे। आइए अब हम 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व ने किन किन रागों की खोज की? चलिए उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है अहिमोहिनी, मालवती, निंदियारी, लग्न गंधार, भावमत भैरव और सहेली तोड़ी। अब हम 24वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 24वां प्रश्न है, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर किस क्षेत्र की गायिका थीं? चलिए उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है सुगम संगीत। लता मंगेशकर सुगम संगीत की क्षेत्र की गायिका थीं। 25वां प्रश्न है, बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर नामक निबंध कहाँ संकलित है? उत्तर होगा NCERT की कक्षा 11वीं की पुस्तक वितान से संकलित है। 26वां प्रश्न है,
लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था? शायद आपको याद भी हो। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है दीनानाथ मंगेशकर, जो कि स्वयं एक गायक थे। चलिए अब हम 27वें प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, लता से पहले किस सुप्रसिद्ध गायिका का जमाना था? चलिए उत्तर देखते हैं। नूरजहां। नूरजहां की चर्चा पूरे पाठ में कई बार हुई है, आपको याद ही होगा। चलिए अब हम 28वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न है, प्रसिद्ध विलायत खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है सितार वादक। प्रसिद्ध विलायत खान सितार वाद्य यंत्र को बजाते थे और सितार को बजाने वाले को सितार वादक कहते हैं। बच्चों, आपके समक्ष 29वां प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न है, लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? आपको याद होगा, हमने पाठ पढ़ा था जिसमें लता की लोकप्रियता के विषय में कई चर्चा की गई थी कि लोकप्रियता का आधार क्या क्या है। उन्हीं आधारों में से एक प्रमुख आधार है जिसका उत्तर होगा गानपन। गानपन है जो लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है। चलिए अब हम 30वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 30वां प्रश्न है, लता के गाने की एक प्रमुख विशेषता क्या है? 31वां प्रश्न है, कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने किस रस के साथ न्याय नहीं किया? बच्चों, यहाँ रस की बात हो रही है और रस की चर्चा हमने पिछले भी कई कक्षाओं में किया है। रस 9 होते हैं। कुमार गंधर्व यह मानते थे कि लता मंगेशकर ने एक रस ऐसा है जिस पर उन्होंने न्याय नहीं किया। आइए चलिए देखते हैं क्या होगा उत्तर। सही उत्तर है करुण रस। चूँकि कुमार गंधर्व की यह व्यक्तिगत राय थी कि लता मंगेशकर ने अधिकांशतः श्रृंगार रस के ही गाने गाए हैं, करुण रस के गाने उनसे नहीं गवाए गए। इसीलिए वह मानते थे कि लता मंगेशकर ने करुण रस के साथ सही न्याय नहीं किया। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, लता का गाना सामान्यतः किस पट्टी में रहता है? चलिए उत्तर देखें। उत्तर है ऊंची पट्टी। उनका मानना था कि लता मंगेशकर ऊंची पट्टी में गाना गाया करती थीं। उनका मानना यह भी था कि ऊंची पट्टी में गाने का अर्थ है अनावश्यक चिल्लाना। कुमार गंधर्व की राय थी कि लता मंगेशकर को जिन्होंने भी गाना गवाया ऊंची पट्टी में ही अधिकांशतः गाना गवाया, जो कि अनावश्यक था। चलिए आगे के प्रश्न को हम देखते हैं। 33वां प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत का अस्थाई भाव क्या है? बच्चों, अभी अभी हमने 9 रस की चर्चा की थी। प्रत्येक 9 रस के प्रत्येक 9 अस्थाई भाव होते हैं। चूँकि शास्त्रीय संगीत भी किसी न किसी रस से जुड़ा हुआ है, यही कारण है कि शास्त्रीय संगीत के अस्थाई भाव की चर्चा कुमार गंधर्व करते हैं। उनका मानना था कि शास्त्रीय संगीत का भी एक अस्थाई भाव होता है। आइए देखते हैं क्या होगा उत्तर। सही उत्तर है गंभीरता। कुमार गंधर्व ने शास्त्रीय संगीत का अस्थाई भाव गंभीरता को माना है। चलिए अब हम 34वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 34वां प्रश्न है, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या है? आइए उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है जलदलय और चपलता। कुमार गंधर्व चपलता की बात करते हैं और जलदलय की बात करते हैं चित्रपट संगीत के अंतर्गत। इनका मानना था कि शास्त्रीय संगीत में गंभीरता होती है और चित्रपट संगीत में चपलता। चलिए अब हम 35वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 35वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है, चित्रपट संगीत का ताल किस अवस्था का ताल है? क्या आपको याद है?
सही उत्तर है चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल कहलाता है। जो प्रथम स्तर का ताल होता है या प्राथमिक अवस्था का ताल, वह चित्रपट संगीत का ताल कहलाता है। चलिए अब हम 36वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 36वां प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत में ताल किस रूप में पाया जाता है? अभी अभी हमने चित्रपट संगीत के ताल की चर्चा की थी, अब हम शास्त्रीय संगीत के ताल की चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से देखिए कि शास्त्रीय संगीत में ताल किस रूप में पाया जाता है। आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है परिष्कृत रूप में। कहने का अर्थ यह है कि शास्त्रीय संगीत में जो भी ताल गाए जाते हैं, जिन भी तालों का प्रयोग होता है, वह परिष्कृत होता है, शुद्ध होता है। चलिए अब हम 37वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वां प्रश्न है, चित्रपट संगीत में कितने तालों का उपयोग किया जाता है? बच्चों, स्क्रीन पर आपको जो चित्रपट शब्द दिख रहा है वह चित्र पर लिखा गया है। यह टाइपिंग एरर है, हम इसे सही पढ़ेंगे, इसका उच्चारण हम सही करेंगे। चित्रपट संगीत में कितने तालों का उपयोग किया जाता है? चलिए उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है आधे ताल का उपयोग। चित्रपट संगीत में आधे ताल का उपयोग किया जाता है। अब आइए हम 38वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 38वां प्रश्न है, लता मंगेशकर का परिवार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? आपको इसका उत्तर पता ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। सही उत्तर है संगीत के क्षेत्र से। लता मंगेशकर का पूरा परिवार संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। स्वयं लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर, उनकी बहनें आशा भोसले, जो आशा मंगेशकर के भी नाम से जानी जाती हैं, और उषा मंगेशकर, ये सभी संगीत के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। चलिए अब हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, स्वर मालिकाएं क्या है? आपको याद होगा, हमने इसे पढ़ा भी है। स्वर मालिकाएं क्या है? चलिए सही उत्तर देखते हैं। उत्तर है स्वर के क्रमबद्ध समूह। कहने का अर्थ है कि स्वर के क्रमबद्ध समूह को स्वर मालिकाएं कहते हैं। स्वर मालिका बोल अथवा शब्द नहीं होते हैं, वह केवल स्वरों का एक क्रमबद्ध समूह होता है। इसमें शब्द नहीं होते, बोल नहीं होते। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि मुद्रिका क्या है? प्रश्न ठीक स्वर मालिका की तरह से ही बना है। पहले प्रश्न में हमने पूछा कि स्वर मालिकाएं क्या है, और अब एक शब्द पूरे पाठ में ध्वनि मुद्रिका शब्द से कई बार चर्चा की गई है कुमार गंधर्व ने। ध्वनि मुद्रिका क्या है, यह प्रश्न पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा स्वर लिपि। स्वर की जो लिपियां हैं वह संगीत के क्षेत्र में स्वर लिपि कही जाती हैं, और स्वर लिपियां ध्वनि मुद्रिका कहलाती हैं। चलिए अब हम 41वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 41वां प्रश्न है, ख्याल, ध्रुपद, धमार किस गायकी के अंतर्गत आते हैं? आपने सुना होगा ख्याल, ध्रुपद, धमार। बच्चों, ख्याल, ध्रुपद और धमार ये सभी शास्त्रीय गायकी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा शास्त्रीय गायकी। और शास्त्रीय गायकी की अगर हम बात करें तो जिसमें गायन की कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाना हमें पड़ता है, वह शास्त्रीय गायकी कहलाता है। शास्त्रीय गायकी के अंतर्गत कई नियम बने होते हैं और उन्हीं नियमों पर गीत गाए जाते हैं, संगीत गाए जाते हैं, इसलिए वे शास्त्रीय संगीत कहलाते हैं। ख्याल, ध्रुपद, धमार इसी शास्त्रीय गायकी के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम 42वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 42वां प्रश्न है, किस राग में रे और प वर्जित है? बच्चों, रे और प
किस राग में वर्जित है, यह प्रश्न पूछा गया है। आपको शायद याद हो। चलिए इसके उत्तर को जान लेते हैं। सही उत्तर है मालकोस। अगर हम मालकोस की चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह भी जान लेना चाहिए कि मालकोस भैरवी थाट का एक राग है जिसमें रे और प ये दोनों वर्जित होते हैं। इसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं। यह गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग माना जाता है। चलिए अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 43वां, ताल त्रिताल क्या है। अभी अभी हमने ताल की चर्चा की है। ताल त्रिताल। चलिए सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है 16 मात्राओं का ताल। 16 मात्राओं का ताल जिसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। 16 मात्राओं का ताल जिसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं वह ताल त्रिताल कहलाता है। आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम 44वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 44वां प्रश्न है गानपन क्या है। बच्चों, कुछ देर पहले हमने एक प्रश्न पूछा था कि लता मंगेशकर के गाने का मर्म क्या है। शायद आपको याद होगा और उसका सही उत्तर था गानपन। तो चलिए अब हम ये जान लें कि गानपन है क्या। चलिए इसका सही उत्तर क्या है, देखें। सही उत्तर है गाने का एक ऐसा अंदाज जो आम आदमी को भाव विभोर कर दे, वह गानपन कहलाता है। लता मंगेशकर के गाने में गानपन की एक बहुत बड़ी विशेषता है। एक ऐसा गाने का अंदाज जिसे संगीत की समझ न हो, वह भी व्यक्ति भाव विभोर हो जाए, आनंद से भर जाए, उसे गानपन कहते हैं। चलिए अब हम 45वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 45वां प्रश्न है द्रुत लय क्या है। हमने इसे किताब में पढ़ा है कि द्रुत लय किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा मध्य लय से दुगुनी और विलंबित लय से चौगुनी तेज लय को मध्य लय कहते हैं। यानी मध्य लय से जो लय दुगनी हो और विलंबित लय से चौगुनी हो जाए वह लय द्रुत लय कहलाती है। यानी सबसे तेज, ऊंची आवाज़ में और बहुत तेज। चलिए अब हम 46वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 46वां प्रश्न है लय कितने प्रकार की होती है। अभी अभी 45वें प्रश्न को हमने पढ़ा और 46वां प्रश्न भी इसी प्रश्न से संबंधित प्रश्न है कि लय कितने प्रकार की होती है। सही उत्तर है 3। लय 3 प्रकार की होती है। अगर इसके प्रकारों की हम चर्चा करें तो पहला प्रकार विलंबित लय कहलाता है, जो धीमा होता है। अभी अभी हमने पढ़ा भी था कि द्रुत लय विलंबित लय से चौगुनी को माना जाता है। चूँकि विलंबित लय धीमी होती है तो पहला लय विलंबित लय है जिसे हम धीमी मानते हैं। दूसरा लय मध्य लय है। मध्य लय का अर्थ होता है बीच का। विलंबित लय में धीमी और मध्य लय में बीच की। और तीसरा लय होता है द्रुत लय, जो तेज होता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। आइए अब हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। 47वां प्रश्न है ऊंची पट्टी क्या है। ऊंची पट्टी क्या है। बच्चों, निबंध को पढ़ने के क्रम में हमने कई बार पढ़ा है कि कुमार गंधर्व का मानना था कि लता मंगेशकर को कई गायकों ने लता मंगेशकर को जो भी मंच प्रदान किए गए उस मंचों पर उनसे ऊंची पट्टी में गवाया गया। यह ऊंची पट्टी लता मंगेशकर की गायकी की एक विशेषता बन गई थी, किंतु कुमार गंधर्व की एक व्यक्तिगत राय थी कि यह लता मंगेशकर के लिए अनावश्यक चिल्वाना था। तो आइए हम जानें इसका उत्तर। ऊंची पट्टी क्या है। ऊंची पट्टी का अर्थ होता है ऊंचे स्वरों का प्रयोग, जिसे हम तार सप्तक भी बोलते हैं। ऊंचे स्वरों का प्रयोग करना ऊंची पट्टी कहलाता है। चलिए अब हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। 48वां प्रश्न है जल दलय क्या है। बच्चों, एक प्रश्न हमने पूछा भी था जिसके उत्तर में जल दलय और चपलता आया था। क्या आपको वो प्रश्न याद है? वह प्रश्न था कि चित्रपट में कौन सा विशेष गुण धर्म होता है।
और जिसका उत्तर था जलदलय और चपलता। यहाँ प्रश्न ही पूछा गया है कि जलदलय क्या है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है द्रुत लय या तेज। अभी अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा था ना कि द्रुत लय किसे कहते हैं, तो जलदलय का ही दूसरा नाम है द्रुत लय यानी तेज। चलिए 49वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 49वां प्रश्न है तैल चित्र क्या है। आप जानते होंगे बच्चों, जो भी बच्चे चित्रकारी करते हैं वो इस प्रश्न को ज़रूर समझ रहे होंगे कि तैल चित्र किसे कहते हैं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। जिस चित्र में तैलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है उसे हम तैल चित्र कहते हैं। इसे हम ऑयल पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। हाँ, आपको बिल्कुल सही आपने याद कर लिया कि तैल चित्र ऑयल पेंटिंग को ही कहते हैं। चलिए अब हम 50वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 50वां प्रश्न है पर्जन्य का अर्थ क्या है। पर्जन्य का अर्थ क्या है? आपको याद होगा यह पूरे निबंध का सबसे अंतिम अंशों में आया है। चलिए उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है वर्षा वाले बादल। पर्जन्य शब्द का अर्थ होता है वर्षा वाले बादल। आशा है बच्चों इन 50 प्रश्नों के माध्यम से हमने अपनी समझ को और विकसित कर लिया है। अब हम पुनः एक नई कक्षा में नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।